गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? आपको पता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए या इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फर्म्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनको पैसा दिया जाता है किसके द्वारा? बैंक्स के द्वारा। और बैंक्स को ये उम्मीद होती है कि हमें रिटर्न में प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे बैंक्स को पता चलता है कि जिसे हमने लोन दिया था वो तो हमें लोन वापस कर ही नहीं रहा है। ना तो उसने हमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया है और ना ही उसने इंटरेस्ट पेमेंट की है। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसे एसेट्स जो हमने दूसरों को दिए हैं लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज हैज़ बीन ए बेने फॉर बैंक्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो बैंक्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आज इसकी ही हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बैंक्स कैसे अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, कितने दिन का टाइम रखते हैं वो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर लोन्स एंड एरर्स लेंट बाय बैंक्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर डिलेड बियॉन्ड 90 डेज। 90 दिन से भी ज़्यादा समय हो जाता है लेकिन बैंक्स को उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिलता है, तो इसे हम कह देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की क्लासिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब स्टैंडर्ड की। जब हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वो 12 महीने से लेस देन होता है, यानी कि 12 महीने और 12 महीने से लेस देन जो पैसा है वो रिकवर नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। फिर जब 12 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट, यानी कि अब लग रहा है कि वो जो पैसा है हमारा रिकवर नहीं होगा, हमारा एसेट हमारा रिकवर नहीं होगा। उसके बाद आता है लॉस एसेट। जब बैंक को पूरी तरह से पता चल जाता है, वो ऑडिटिंग करते हैं कि जो कंपनी है उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, फर्म्स जो है वो पैसा रिपे नहीं कर सकती क्योंकि फर्म्स जो है वो लॉस में चली हुई हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लॉस में चली हुई हैं, तो उनसे हम पैसा रिकवर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आ जाती हैं लॉस एसेट में। When the bank decide it no longer can recover these commercial loan, it is classified as loss asset। जब बैंक को पूरी तरह से पता चल जाता है कि अब हमारा पैसा रिकवर नहीं होने वाला है। अभी हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो बढ़ते ही जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में अचानक से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और जितने भी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं वो लॉस में जाना शुरू हो जाएं। कंपनी के पास इतना भी पैसा ना हो कि वो अपने वर्कर्स को सैलरी दे पाए, तो वो बैंक का लोन तो कहाँ रीपे करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन भी एक बार क्रिएट हो जाती है। So during this period, banks lent extensively to corporates in the expectation that the good times will continue in future। लेकिन फिर भी हमारे जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो हमारी कंपनीज है वो अभी लॉस में चली हुई हैं लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट में भी जा सकती हैं, तो इसलिए इन कंपनी को और भी ज़्यादा पैसा दे दिया जाता है बैंक्स के द्वारा, जिसकी वजह से हमारा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो इंक्रीज़ होता जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अर्निंग ऑफ द कॉरपोरेट्स। लो अर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉरपोरेट्स का प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि कॉरपोरेट्स में तो काम ही यही होता है कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग करना होता है, प्रॉफिट क्रिएट करना होता है। सो लो अर्निंग्स अफेक्टेड द एबिलिटी टू पे बैक लोन्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड द इंक्रीज इन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तीसरी सबसे बड़ी बात है रिलैक्स्ड लैंडिंग नॉर्म्स। अब पेपर वर्क करता है बैंक्स, तो बैंक्स कई बार लापरवाही कर देते हैं, अच्छे से पेपर वर्क नहीं करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं और अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनको पैसा दे देते हैं बिना सोचे समझे। फिर बाद में वो पैसा रिकवर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट का कारण बनता है। अनदर मेजर रीजन फॉर राइजिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट वॉज द रिलैक्स्ड लैंडिंग नॉर्म्स फॉर कॉर्पोरेट हाउसेज। देयर फाइनेंशियल स्टेटस एंड क्रेडिट रेटिंग वर नॉट एनालाइज्ड प्रॉपरली। तो अभी हम बात करेंगे स्टेप्स टेकन फॉर एनपीए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने के लिए भारत सरकार ने ऐसे कौन से एसेट लिए हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जिसकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसे हम सरफेसी एक्ट भी कहते हैं। हमने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स भी इस्टेब्लिश किए हैं एनपीए से निपटने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है डेडिकेटेड स्टेट एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स इन बैंक्स फॉर लार्ज वैल्यू एनपीए अकाउंट्स। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं ताकि हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो परेशानी बना हुआ है बैंक्स के लिए उससे निपटा जा सके।
तो आज हमने अच्छे से समझा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उसके कॉजेज़ क्या हैं, कैसे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।